गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री, वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और लॉन्ड्री और टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री सब्जेक्ट के सिलेबस के अनुसार हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेकंड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, रेशों का वर्गीकरण, इन दिनों हम पढ़ रहे हैं। और रेशों के वर्गीकरण में मैंने बताया था कि दो तरह के रेशे होते हैं, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम। प्राकृतिक में अगेन 3 भागों में डिवाइडेड थे। एक सेल्यूलोजिक, मतलब सेल्यूलोज और वनस्पति वाले तंतु थे, एक प्रोटीन एनिमल, और उसके अलावा खनिज लवण। तो जो सबसे पहला वनस्पति और सेल्यूलोज के जो फाइबर्स हैं उनमें हमने कपास यानी कॉटन कंप्लीट कर लिया, लिनन, फ्लैक्स वो कंप्लीट कर लिया, और बाकी जो 3 बचे हुए हैं जूट, हेम्प और कॉयर, ये सब नेचुरल फाइबर्स में सेल्यूलोज और वनस्पति तंतु के बारे में है, और इन तीनों के बारे में मैं अभी पढ़ा रही हूँ। तो आज का टॉपिक है जूट। जूट का जो तंतु होता है वो भी पौधों से ही प्राप्त होता है, और जैसे कि लिनन हम प्राप्त करते थे पौधे से, वैसे ही जूट के भी पौधे होते हैं। और जूट जिस पौधे से प्राप्त होता है उस पौधे में जब फूल आ जाता है और फूल मर जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, तब उस पौधे को उखाड़ लिया जाता है और जूट के रेशे के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जूट आजकल कई तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत अधिक मजबूत नहीं होता है, इसलिए जूट को कोई अन्य तंतु के साथ में मिला दिया जाता है। लेकिन अन्य तंतु के साथ भी मिलाते हैं तो भी थोड़ा मोटा तंतु ही बनता है, तो जो वस्त्र बनते हैं मोटे और कम यूज़ के ही बनते हैं, कि जैसे रोज़ रोज़ हम उसको कपड़े को धोएं, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो कोई कालीन बना लिया, दरी बना ली, या फिर कुर्सी या सोफे के ऊपर जो बैठने की दरियाँ होती है उनको इस जूट से बना सकते हैं। जूट का उत्पादन नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें सब टॉपिक जूट का उत्पादन, मैन्युफैक्चर ऑफ जूट। तो जूट का उत्पादन भी करीब करीब जैसे लिनन का था वैसा सही है। पहला है रेटिंग यानी गलाना, मतलब फूलों के मरने के बाद में पौधे को उखाड़ लिया और उसके बाद में जो पौधा था उसको टैंक या तालाब के अंदर 10 या 15 दिन तक गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। 10-15 दिन के तक उसमें जीवाणु पनपते हैं, फर्मेंटेशन होती है, किण्वन की प्रक्रिया से वो जो पौधा है वो अच्छे प्रकार से गल जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी गलने नहीं देना है, गलने पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गल जाएगा तो तंतु भी गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अगर कम गलेगा तो फिर उससे स्पिनिंग, कताई वगैरह नहीं हो पाएगी आगे, मतलब वो सख्त हो जाएगा तंतु। इसलिए गलना जो है इसका तंतु का, उस पर हम नियंत्रण रखते हैं। उत्पादन में जो दूसरा स्टेज है वो है तोड़ना और पीटना, ब्रेकिंग एंड स्कचिंग। जब पौधे को पानी में गला दिया उसके बाद में उस तने की जो बाहरी छाल है उसको गलाने के बाद में थोड़ा कूटा जाता है। कूटने के बाद में छाल हट जाती है, हाथों से भी कूट सकते हैं, मशीन से भी उस छाल को हटा सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा मोम की चिकनाई की कमी होती है और ये ज्वलनशील अधिक होता है, इसलिए इसको नरम बनाने के लिए थोड़ा इसमें तेल और पानी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सूत तैयार करना। जो जूट का सूत तैयार करते हैं तो वो जो तंतु होता है जो यहाँ तक निकला, तोड़ना और पीटना के बाद में उसमें कार्डिंग यानी धुनाई होती है। धुनाई के बाद में थोड़ी पोनी बना ली जाती है, लंबी लंबी सी। लंबी पोनी बनाने के बाद भी उसमें एडिशन होता है विभिन्न तंतुओं का, और फिर उन तंतुओं को पोनी के साथ जोड़कर एक लंबा तंतु बनता है, और उसके बाद में जो भी एक फाइनल कपड़ा बनाया जाता है मोटा, वो बनता है। फिर जूट में ही एक और टॉपिक है गुण और उपयोग। जूट के किस तरह के गुण होते हैं, मतलब अगर जब पूर्ण तंतु बन जाता है तो वो चमकदार दिखाई देता है, आकर्षक दिखाई देता है। लेकिन कई बार तो हम उसको ब्लीच करके यूज़ करते हैं
और कई बार हम उसको रंग करके भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि हम उसको अधिक ताप और नमी पर रखेंगे तो उस पर कीटाणु लग सकते हैं। अधिक ताप पे या नमी पे कीटाणु लग जाएंगे तो कीटाणु से बचाने के लिए जो जूट की जो चीज़ें होती है उस पर कीटाणुनाशक या विसंक्रामित पदार्थ होता है, वो रेशे में अंदर बाहर की साइड लगा दिया जाता है, जिससे उस रेशे से जो भी वस्त्र बनता है वो विसंक्रामित बनता है, मतलब उसमें कीटाणु नहीं लगता है। फिर जो इसका उपयोग है जूट का वो है बोरी बनाते हैं, उससे कट्टे बनाते हैं, दरी, चटाई, कालीन, ये सब हम जूट से बनाते हैं। और जूट से आजकल पोशाकें भी बनती है, लेकिन कुछ अन्य सूती और ऊनी रेशों को जूट के रेशे के साथ मिलाकर फिर पोशाक बनाई जाती है। ये सब जूट के बारे में था। अब नेक्स्ट हम लेंगे हेम्प। हेम्प भी एक तरह का सेल्यूलोज या वनस्पति तंतु होता है, और इसको जब खेती करते हैं तो वो जो सबसे बाहर हैज या बाड़ होती है, मतलब जो हमारी आउटर लाइन होती है, बाउंड्री लाइन होती है, वो एक तरह से हेम्प की ही होती है। और ये काली मिट्टी में उगते हैं, इसके जो पौधे होते हैं, और ये लिनन और जूट से अधिक मजबूत होते हैं। लेकिन हेम्प के रेशे पर कोई पानी का प्रभाव नहीं होता, और हेम्प से रस्सी बनाई जाती है, जूते के तले बनाए जाते हैं, कालीन बनाए जाते हैं और कैनवास बनाए जाते हैं। अगर हम हेम्प के तंतु को देखें तो वो थोड़ा सीधा और चमकदार होता है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर कहीं कहीं गांठें दिखाई देती हैं। और ये जो तंतु होते हैं, बीच में से इसमें नलिका होती है और वो थोड़ी बड़ी होती है। ये हेम्प के तंतु के बारे में है। नेक्स्ट और लास्ट है सेल्यूलोज और वनस्पति तंतु में कॉयर। कॉयर जो है वो नारियल की जटा से ही हम प्राप्त करते हैं। नारियल की जटा को पानी में भिगो देते हैं। पानी में भिगोने के बाद में वो थोड़ी नरम हो जाती है। नरम होने के बाद में औजार या पत्थर उससे उसको थोड़ा कूटा जाता है, पीटा जाता है। पीटने के बाद में उसके रेशे थोड़े अलग हो जाते हैं। रेशे अलग करके उनको थोड़ा सूत नुमा ट्विस्ट, मतलब बट कर थोड़ा बहुत जो भी सूत बनता है उनको सूत बनाया जाता है, और उससे फिर थोड़ा मोटा और खुरदरा वस्त्र बनता है। तो अधिकतर इससे वस्त्र तो नहीं बनाए जाते हैं कॉयर से, लेकिन इससे आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती है। तो इस तरह से जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसमें सेल्यूलोज और वनस्पति तंतु में कपास का तंतु यानी कॉटन फाइबर, लिनन का तंतु यानी फ्लैक्स फाइबर, फिर जूट, हेम्प और कॉयर, ये पांचों फाइबर सेल्यूलोजिक थे। ये कंप्लीट हो गए हैं। और अब नेक्स्ट टर्न पे हम प्रोटीन तंतु या जांतव प्रोटीन, जांतव मतलब या तो जांतव तंतु कहेंगे हम उनको, या प्रोटीन तंतु कहेंगे, तो एनिमल या प्रोटीन फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल और प्रोटीन फाइबर में दो फाइबर होते हैं, एक सिल्क और एक वुल, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।